नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 3 का यूनिट नंबर 1 जो है इसे कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 1 से टॉपिक नंबर 1.7। इसमें हम होरियों का स्थितियों से समझौता, इसको आज की वीडियो में इस टॉपिक को जो है हम देखेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। शोषण की इतनी भीषणता के बावजूद प्रेमचंद के किसान प्रायः विद्रोह नहीं करते। विशेष रूप से होरी के मन में जो है कभी विरोध का स्वर नहीं उठता। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इतना जो भयंकर जुल्म था और ये जो लूट मचा रखी थी किसानों के ऊपर, तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में इन्हीं गरीब किसान को जो है दिखाया गया। और ये गरीब किसान जो है ये आम तौर पर किसी भी तरह के विद्रोह का रास्ता जो है उसे नहीं चुनते। खास तौर पर जब हम गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र होरी है, अगर हम इस होरी को देखें तो वो क्या करता है, हर जुल्म को चुपचाप सह लेता है और उसके मन में व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ने का विचार होता है वो कभी भी पैदा नहीं होता। वह तो मानता है कि किसान की कुशल जो है वो दबे रहने में ही है। धनिया जरूर कभी कभी विद्रोह तेवर दिखाती है, लेकिन वह उसकी पीड़ा की कराह मात्र है। उसकी कराह विद्रोह की सीमा तक जो है नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे बताया गया कि जो होरी है, होरी की सोच ये थी कि एक कमज़ोर किसान की भलाई इसी में है कि वो बड़ों के सामने जो है हमेशा झुककर और हमेशा ही दबकर रहे। वहीं जब होरी की पत्नी धनिया को देखते हैं तो जो धनिया है वो कभी कभी गुस्से में क्या करती थी, तीखे बोल देती थी और उसका विद्रोही तेवर जो है वो भी हमें इसमें देखने को मिला। लेकिन वो वास्तव में अगर हम देखें तो धनिया के अंदर उसके गहरे दर्द की जो है एक चीख हमें दिखाई देती है और वो चीख और वो जो पुकार जो है वो बस घर की चार दीवारी तक ही रह जाती है। धनिया किसी बड़े सामाजिक आंदोलन या फिर असली विद्रोह का जो है धनिया कोई रूप नहीं ले पाती। धनिया की तरह अन्य किसान भी आपसी बातचीत में, हंसी मजाक में, नकल प्रहसन में अपने भावों को जो है प्रकट करते हैं, परंतु ये भाव जो है ये संगठित रूप ग्रहण नहीं कर पाते। तो जो गांव के दूसरे किसान थे वो क्या करते हैं, वो धनिया की तरह आपस में बैठकर मस्ती मजाक में या फिर त्योहारों के समय जो नाटक दिखाया जाता था, इन नाटकों के जरिए शोषकों के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं। लेकिन उनकी ये जो नाराजगी है ये बिखर कर यहीं पर रह जाती है। ये सब मिलकर एक होकर इस जुल्म के खिलाफ जो है कोई भी बड़ा मोर्चा जो है वो खड़ा नहीं कर पाते। दरअसल किसान जमींदार और सरकार द्वारा किए जा रहे शोषण को अधिकांशतः समझते हैं, लेकिन शोषक के चुंगल से निकल नहीं पाते। उनका रोजमर्रा का जीवन जो है वो जमींदार की जमीन से जुड़े रोजगार व काश्तकारी से जो है नियंत्रित है। रोजगार व मजदूरी के लिए ये पूर्णतः जो है जमींदार पर निर्भर है। जमींदारों के खेतों को जोतने, सारा साल मेहनत मुशक्कत करने पर साल भर पूरा पड़े इतना भी अनाज किसान के पास जो है नहीं बचता। तो यहाँ पे क्या बताया गया, असलियत ये थी कि जो किसान थे वो इतने नासमझ जो है नहीं थे, बल्कि वो जमींदार और सरकार की जो साजिशें थी इनको बखूबी समझते थे, पर फिर भी चाहकर भी जो है वो इस बुने हुए जाल से बाहर नहीं निकल पाते थे। इसका कारण ये था कि उनका हर दिन जो था वो हर दिन का दाना पानी यानी कि रोजमर्रा का जो जीवन होता है उसके लिए जमींदारों के खेत पर की जाने वाली खेती और मजदूरी पर जो है नियंत्रित थे ये सभी किसान। तो अपना पेट पालने के लिए ये पूरी तरीके से इन्हीं जमींदारों के जो है रहमो करम पर टिके हुए थे। तो साल के 12 महीने जो ये मेहनत मुशक्कत करते हैं और जमींदारों के खेतों को जोतते हैं, उसके बाद भी अंत में क्या होता है, गरीब किसान के पास इतना अनाज भी नहीं बचता कि वो उससे अपने परिवार का जो है पूरे साल पेट पाल सके। अनाज के रूप में आधा अनाज वापस करना पड़ता है और भूखों रहने की विवशता को जो है झेलना पड़ता है, लेकिन लगान देना तो जो है वो किसान के लिए अनिवार्य है। किसान खुद भी इसे जो है उचित मानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जब ये किसान फसल काटते हैं तो फसल काटते ही आधी से ज़्यादा गाढ़ी कमाई जो है वो टैक्स के नाम पर जमींदारों के खलिहान में चली जाती है
और बदले में किसानों के हिस्से में आता है सिर्फ भूखे मरने की लाचारी। और इतनी नाइंसाफी के बाद भी किसान यही मानते हैं कि लगान चुकाना जो है वो उनका सबसे पहला और ज़रूरी कर्तव्य है। इसीलिए वो खुद भी क्या करते हैं, इस जुल्म को धर्म के अनुसार सही मानकर बैठते हैं किसान। इसीलिए वह जो है कभी विद्रोह नहीं करते। किसानों ने विद्रोह तब किया जब शोषण की सीमा वैध एवं परंपरानुमोदित रूप से जो है बहुत आगे बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, ये जो सीधापन था, यही सीधापन इनके पैरों की बेड़ी बन जाता है और वो कभी बगावत का झंडा जो है ये किसान नहीं उठाते। इतिहास में किसानों ने क्या किया, पलटकर वार या गुस्सा तब दिखाया जब शोषकों का अत्याचार समाज के तय किए गए जो पुराने और पारंपरिक नियम थे, उन नियमों की सारी हदों को पार करके जो है बेहद क्रूर हो गया था। तब किसानों ने क्या किया, अपना गुस्सा दिखाना जो है प्रारंभ किया था। लगान देना वह वैध मानता है। पंडे पुजारी भी जो उसका शोषण करते हैं उन्हें किसान जो है पुण्य मानता है। महाजनी शोषण से किसान पीड़ित तो जो है बहुत अच्छा है, परंतु यह आमतौर से उपकार के रूप में लिया गया जो है कर्ज होता है। तो यहाँ बताया गया कि जो किसान है वो अपनी पुरानी सोच के कारण जमीन का टैक्स देना जो है इसको जायज़ मानता था और पूजा पाठ के नाम पर जो पंडे पुजारियों द्वारा की जाने वाली खुली लूट थी उसको भी ये किसान क्या करते थे, जन का पुण्य समझकर इसे सहन कर लेते थे। हालांकि महाजन के भारी ब्याज से किसान का पूरा जीवन जो है वो नर्क बन जाता था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन किसान ये सोचता था कि मुसीबत के समय महाजन ने जो है पैसा देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। रुपया लेते वक्त किसान को महाजन की चिरौरी जो है वो करनी पड़ती थी, तब वह एहसान करता हुआ जो है रुपए उधार देता है, इसीलिए उसके प्रति भी जो है घृणा दब जाती है। अब क्या हुआ, जब ये किसान कर्ज लेते थे तो कर्ज लेते समय जो गरीब किसान है इसको महाजन के सामने 100 बार जो है गिड़गिड़ाना और हाथ पैर जोड़ना पड़ता था। यहाँ पे है ना, ये चिरौरी करना मतलब हाथ पैर जोड़ना। और महाजन क्या करते थे, वो बहुत नखरे दिखाकर जैसे तैसे पैसे दे देते थे। और इसी लाचारी की वजह से किसान के मन में उन लुटेरों के खिलाफ यानी उन जमींदारों के खिलाफ उठने वाली जो कड़वाहट थी वो अंदर ही अंदर जो है घुटकर मर जाती थी। होरी तो आम भारतीय किसानों की तरह असमानता की परंपरागत संस्कृति में जो है विश्वास करता है, इसीलिए अपने शोषकों को वह शोषकों के रूप में नहीं पहचानता, वरन उन्हें अपना जो है हितैषी समझता है। इसीलिए अपनी बदहाली के लिए अपने भाग्य व फल क्रम को दोष देकर जो है संतुष्ट हो जाता है। तो इसमें जो पात्र आया होरी, यही होरी जो है ये हमारे देश के उन करोड़ों सीधे साधे किसानों का एक चेहरा है जो कि ऊंच नीच और गुलामी की ये जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है, इस सोच को सच मान बैठता है। और यही वजह है कि उसका अपना खून चूसने वाले जो जमींदार थे और जो महाजन थे उनको होरी अपना दुश्मन नहीं मानता था, बल्कि अपना सच्चा मददगार और भला चाहने वाला जो है होरी इनको मानता था। वो अपनी इस दरिद्रता और बर्बादी के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने की बजाय क्या करता था, अपनी फूटी किस्मत और अपने पिछले जन्मों के पापों को जो है दोष देकर होरी क्या करता था, वो चुपचाप अपनी किस्मत से समझौता कर लेता था। आगे देखो, प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उन्होंने क्या किया, किसानों के शोषकों की सुस्पष्ट तस्वीर पेश कर दी। होरी की बदहाली के जिम्मेदार लोग पाठकों को जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो प्रेमचंद ने क्या किया, इन्होंने अपने उपन्यासों की सबसे बड़ी खूबी ये दिखाई कि वो साफ साफ दिखा देते थे कि किसानों की तबाही के पीछे किन बुरे लोगों का हाथ था। इसी उपन्यास को पढ़ते ही हमें तुरंत पता चल जाता है कि होरी को कंगाल और बेबस बनाने का जो असली गुनहगार था वो कौन था। गोदान भारतीय सीमांत किसान के जीवन संघर्ष का जो है वो वास्तववादी उपन्यास है। होरी का शोषक शक्तियों द्वारा हो रहा शोषण और उसकी असहायता तथा व्यथा को हमारे सामने साकार करने वाली प्रेमचंद की यह रचना जो है ये हिंदी उपन्यास साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो ये जो गोदान उपन्यास है हमारे देश के छोटे किसानों के जीवन और उनकी मेहनत की जो सच्ची कहानी थी उसको दिखाता है। ताकतवर लोगों द्वारा होरी पर किया जाने वाला जो अत्याचार था उसकी लाचारी को
प्रेमचंद ने क्या किया, इतने सजीव ढंग से इस उपन्यास में लिखा कि हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन रचना माने जाने लगी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। कारण यह रचना पहली बार समाज के सबसे परिश्रमी लेकिन अभाव में रहने के लिए मजबूर, साधनहीन, वंचित किसान के जीवन यथार्थ को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अर्थ उत्पादन के मूल साधनों के असमान बंटवारे, असमान अधिकार और भागीदारी पर जो है सवाल उठाती है। तो ये जो कहानी है इस उपन्यास की, इसमें पहली बार क्या हुआ, समाज के उस सबसे मेहनती इंसान का सच सामने लाया गया जो सब कुछ उगाने के बाद भी खुद ही जो है अभाव और लाचारी में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। ये उपन्यास इस बात पर कड़े सवाल भी उठाता है कि कमाई के साधन जैसे कि जमीन और पैसे, इन पर गरीबों का जो है अधिकार और हिस्सा जो है वो इतना कम क्यों है। होरी और धनिया के जीवन भर के परिश्रम का मूल्य जो है वो उन्हें अपनी 5 बीघे जमीन से बेदखल करके मजदूर में जो है परिवर्तित करती है। जमीन और सत्ता के अधिकारियों द्वारा महाजन, पुलिस और पुरोहित की सहायता से गरीब किसानों के निरंतर शोषण किए जाने की साजिशें जो है वो रचाई जाती हैं। यहाँ पे बताया गया कि होरी और धनिया, इन्होंने क्या किया, जिंदगी भर खून पसीना बहाया था, बहुत मेहनत की थी, लेकिन बदले में उन्हें क्या हुआ, इनकी जो बची कुची 5 बीघा जमीन थी उससे भी हाथ धोना पड़ा। जिस जमीन के ये मालिक थे, अब वो चले जाने के बाद ये दोनों ने क्या किया, मजदूर बनकर अपनी जिंदगी बिताई। समाज के ऊंचे और ये जो रसूखदार जो लोग थे, उन्होंने मिलकर साथ ही साथ महाजनों, पुलिस और पुजारियों की मदद से इन्होंने क्या किया, गरीब किसानों को हमेशा लूटने की नई नई साजिशें जो है इन्होंने रची। लगान, डांड व धर्म पुण्य के नाम पर शोषण की इस प्रक्रिया में अंततः जो है किसान सब कुछ से हाथ धो बैठता है। शोषकों के षड्यंत्र और दबाव को वह महसूस तो करता है, लेकिन विरोध में जो है शब्द भी नहीं कहता। तो यहाँ पे बताया गया कि कभी तो टैक्स लगा देना, कभी जुर्माना, तो कभी धर्म पुण्य के नाम पर इन गरीबों को ऐसा लूटा जाता था कि आखिरकार किसान के पास कुछ नहीं बचता था। किसान इन चालों और अपने ऊपर पड़ने वाला ये जो दबाव था इसको समझता तो है, लेकिन वो डर की वजह से इनके खिलाफ जो है एक शब्द भी बोल नहीं पाता। परंपरागत मानसिकता और अंधविश्वास से वह भी घिरा हुआ है। वह इसे अपनी नियति मानकर जो है स्वीकारता चलता है। जब तक इस अंधकार से निकलने का रास्ता उसे नहीं मिलता, वह इसमें जो है गहरे डूबता चला जाएगा। इसका उसे एहसास भी होता है। होरी शोषण के इस षड्यंत्र में जो है फंसता चला जाता है। प्रेमचंद ने होरी को केवल गरीब, निर्धन किसान के रूप में ही चित्रित नहीं किया है, बल्कि अंधविश्वासी, रूढ़िग्रस्त, धर्मभीरू और दिखावे की भावना रखने वाले ग्रामीण किसान के रूप में भी जो है चित्रित किया है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो होरी था वो खुद भी दकियानूसी सोच और अंधविश्वास के जाल में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। वो अपने सारे दुखों को अपनी फूटी किस्मत मानकर जो है चुपचाप सहता चला जाता है। होरी ये जानता है कि जब तक इस अज्ञानता के अंधेरे से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो मुसीबतों के दलदल में जो है और भी ज़्यादा फंसता चला जाएगा। होरी शोषकों के बुने हुए इस जाल में दिन ब दिन और ही ज़्यादा जो है वो धंसता चला जाता है। यहाँ पे प्रेमचंद ने होरी को सिर्फ एक लाचार और सीधा किसान नहीं दिखाया, बल्कि उसकी कमियां भी दिखाई, जैसे कि अंधविश्वास, समाज के झूठे दिखावे और धर्म के डर को भी जो है यहाँ पर प्रेमचंद ने होरी के अंदर हमें दिखाया है। होरी का अपड़, गवार, अंधविश्वासी और धर्मभीरू होना जो है उस समाज की उपज है जिसे होरी जैसे किसानों को इसी दशा और मानसिक स्थिति में रखने से फायदा है। एक निर्जीव साधन बनाकर रखने में जमींदार, साहूकार और पुरोहितों का जो है स्वार्थ ही स्वार्थ है। यह निर्जीव साधन इसे अपना प्रारब्ध मानकर बिना विरोध किए जो है वो चुपचाप जिए चलता है। किसान का चौतरफा शोषण करने वाली शक्तियां अंग्रेज सरकार की शोषक नीतियों को ही जो है अपनाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि होरी का अनपढ़ या फिर अंधविश्वासी होना उसकी अपनी गलती नहीं है, बल्कि वो उस समाज की देन है जो ये चाहता है कि किसान हमेशा अज्ञानी बना रहे। जमींदारों, साहूकारों और पुरोहितों का इसी में फायदा था कि किसान जो है
वो एक बेजुबान कठपुतली बना रहे ताकि उसे आसानी से लूटा जा सके। ये बेबस किसान क्या करते हैं, अपनी इसी बदहाली को पिछले जन्मों का लेख मानकर बिना किसी बगावत के चुपचाप अपनी जिंदगी काट देते हैं। गांव में किसानों को चारों तरफ से लूटने वाले ये जमींदार असल में अंग्रेज सरकार की ही क्रूर और दमनकारी नीतियों का जो है इस्तेमाल करते हैं। जमींदार वर्ग अंग्रेज शासन के प्रति जो है अपनी स्वाभिमानी भक्ति दिखाने के लिए हर संभव जो है वो प्रयास करता रहता है। किसानों से दोगुना चौगुना लगान वसूल करके सरकारी तिजोरियां भरकर जो है अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण देना चाहता है। इस प्रक्रिया में किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करके उन्हें किसानों से मजदूर बनाए जाने की जो है पूरी कोशिश की जाती रही है। होरी का प्रयास केवल 5 बीघे खेत को जी जान से बचाने और मजदूर बनने से बचने का जो है आखिरी प्रयास है। यहाँ पे क्या बताया गया कि गांव के जो जमींदार थे, ये जमींदार अंग्रेजी हुकूमत के वफादार बने रहने के लिए क्या करते थे, किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये गरीब किसानों से ज़बरदस्ती कई गुना जो है टैक्स वसूल करते थे और उसे अंग्रेजों के खजाने में जो है भरकर क्या करते थे, अपनी वफादारी का सबूत देते थे। इस पूरी लूटपाट का नतीजा ये होता था कि किसानों से उनकी जो ज़मीनें थी वो छीन ली जाती थी और उन्हें मालिक से मजदूर बनने के लिए जो है मजबूर कर दिया जाता था। होरी की पूरी लड़ाई जो है इस उपन्यास में वो बस इतनी थी कि वो अपनी बची हुई जो 5 बीघा ज़मीन थी उसको बचाने के लिए जी जान लगा देता है ताकि उसे दूसरों के खेत में जो है मजदूरी ना करनी पड़े। प्रेमचंद मानते हैं जब तक जमींदारी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी किसानों का जीवन से जो है बेदखल होकर मजदूर बनना टल नहीं सकता। तो इस उपन्यास में प्रेमचंद ने ये दिखाया कि जब तक समाज से ये जमींदारी की जो प्रथा है ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी तब तक किसानों की ज़मीनें जो है वो उनसे छीनना और उन्हें मजदूर बनने के लिए मजबूर कर देना ये जो है ये समाज में हमें दिखाई देता रहेगा। प्रेमचंद शोषण की इस प्रक्रिया के लिए किसी एक व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार नहीं मानते बल्कि शोषण के संपूर्ण तंत्र को इसके लिए जो है जिम्मेदार मानते हैं। गोदान में होरी की बदहाली की कथा के द्वारा यह बताते हैं कि केवल ऊपरी सुधारों से किसानों का जो है भला नहीं हो सकता। तो प्रेमचंद का मानना ये था कि किसानों की ये जो बर्बादी है इसके लिए कोई भी एक आदमी या एक संस्था जो है वो दोषी नहीं थी बल्कि पूरा का पूरा सरकारी और सामाजिक सिस्टम जो था यही खराब था। होरी के दुखों के जरिए प्रेमचंद ये समझाते हैं कि केवल छोटे मोटे या बाहरी बदलाव करने से जो है किसानों की गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकती। किसानों की भलाई के लिए इस तंत्र को पूरी व्यवस्था को जो है बदलना ज़रूरी होगा। जमींदारी प्रथा को समाप्त किए जाने के लिए कानूनी प्रावधान भी सक्षम हो सकेंगे अथवा नहीं, इसके बारे में जो है प्रेमचंद आशंकित थे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि किसानों का अगर हमें जीवन सुधारना है तो इस पूरे ये जो पुरानी व्यवस्था थी इसको हमें जड़ से खत्म करना होगा। हालांकि प्रेमचंद को इस बात पर पूरा भरोसा भी नहीं था कि केवल नया कानून बना देने से या जमींदारी प्रथा जैसी बुराई खत्म करने से ये जो समस्या है किसानों की ये पूरी तरीके से समाप्त हो पाएगी या नहीं। सरकारी तंत्र से जुड़े सभी सरकारी अधिकारी और जमींदारी से जुड़े कारिंदे, महाजन और पुरोहित इन तक सभी भी कानून को जो है लागू न होने देने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि इन सभी का स्वार्थ एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। सत्ता और धन के जोर पर कानून को भी यही लोग खरीद लेंगे और कानून भी गरीब किसानों को सहायता नहीं कर पाएगा। न्याय मिलने की बात तो जो है वो बहुत दूर की है। तो यहाँ पे बताया कि बड़े बड़े सरकारी अफसर, जमींदार के मुंशी, महाजन और ये जो पंडित पुजारी हैं इन सबका निजी फायदा आपस में जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये ताकतवर लोग जो है इनके पास इतनी सत्ता और इतना अंधा पैसा है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी कानून को जो है खरीद सकते हैं। ऐसे में कोई भी कागजी नियम इस लाचार किसान की
जो है बिल्कुल भी मदद ही नहीं कर पाएगा और उनके लिए अदालतों से सच्चा न्याय पाना जो है बहुत ही दूर का सपना बनकर रह जाएगा इन किसानों के लिए। प्रेमचंद इस बात से पूरी तरह से सहमत थे कि जब तक रेयतवारी और स्तंभवारी जैसी शोषक प्रथाएं कायम रहेगी तब तक किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण जो है वो खत्म नहीं होगा। देश के स्वतंत्र होने पर ही समानता पर आधारित शोषण विहीन समाज की स्थापना की प्रेमचंद जो है वो कल्पना करते हैं। इस कल्पना को साकार होने का विश्वास उन्हें शहर में मजदूरी करके पेट पाल रहे गोबर के विचार चेतना में आए बदलाव के रूप में जो है मिलता है। होरी की परंपरागत मान्यता और अंधविश्वास को दूर करने की गोबर जो है वो कोशिश करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेमचंद थे ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक ज़मीन वसूलने के जो पुराने नियम हैं जैसे कि रेयतवारी या स्तंभवारी प्रथाएं, तो जब तक ये प्रथाएं चलेंगी तब तक किसानों की जो कंगाली है वो खत्म नहीं होगी। प्रेमचंद उम्मीद करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तभी एक ऐसे समाज की शुरुआत होगी जहां पर सभी लोग जो है बराबर होंगे और किसी का भी शोषण नहीं होगा। समाज को बदलने का ये भरोसा प्रेमचंद को होरी के बेटे गोबर को देखकर मिलता है। गोबर जो है वो गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करता है और उसकी सोच जो है अब गांव की सोच से बिल्कुल बदल जाती है। गोबर शहर से सीखकर जब आता है तो अपने पिता होरी की पुरानी जो दकियानूसी सोच थी और जो अंधविश्वासों से होरी जकड़ा हुआ था इससे उन्हें दूर करने की जो है गोबर बहुत कोशिश करता है। कर्म और जन्म सिद्धांत की झूठी गढ़ी हुई कहानी पर विश्वास करके अमीर गरीब होने को भाग्य का लिखा मानकर चुपचाप शोषण को सहते जाना गोबर की चेतना को जो है वो मान्य नहीं है। समाज के कुछ ठेकेदार अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर बहुजन समाज को धर्म के नाम पर जो है वो लूटते जा रहे हैं। तो ये जो गोबर है होरी का बेटा वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता था कि गरीबी या अमीरी भगवान का दिया हुआ भाग्य है और किस्मत के नाम पर जुल्म सहना जो है उसे गोबर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गोबर समझता है कि समाज के कुछ चालाक ठेकेदार अपने निजी फायदे के लिए क्या करते हैं, गरीब जनता को धर्म के नाम पर डराकर जो है लूटने का काम करते हैं। पाप पुण्य की कल्पना, धर्म के आतंक और अंधविश्वास से घिरे होरी को इस सबसे बाहर निकालने का गोबर अपने तई बहुत प्रयास करता है, लेकिन होरी उसकी जो है एक नहीं सुनता। असमानता और भेदभाव को जन्म देने वाले इन विश्वासों का प्रेमचंद ने जो है बार बार गोबर के माध्यम से खंडन किया है। तो गोबर क्या करता है, वो अपने पिता होरी को पाप पुण्य के डर और अंधविश्वास का ये जो जाल है इससे बाहर निकालने के लिए परिश्रम करता है, लेकिन होरी उसकी कोई भी बात नहीं मानता। समाज में ऊंच नीच पैदा करने वाली ये जो झूठी मान्यताएं हैं इसको प्रेमचंद ने गोबर के संवादों के जरिए बार बार जो है इस उपन्यास में गलत साबित किया है। गांवों से शहरों में मजदूरी की तलाश में जा बसे मजदूरों में स्वतंत्रता और समानता की चेतना का जागृत होना नगरीकरण और उद्योगीकरण से संभव हो पाया है। गोबर जैसे किसान से मजदूर बनी नई पीढ़ी जो है वो अधिक निश्चिंत, निर्भीक, समझदार और विद्रोही बन रही है। तो ये जो नए उद्योग और शहरों के बनने से क्या हुआ, गांव के जो किसान थे वो शहरों में मजदूरी करने के लिए गए, उनके भीतर आज़ादी और बराबरी से जीने की समझ जो है वो पैदा होने लगी। और यही वजह है कि गोबर जैसी जो नई पीढ़ी थी जो किसान से अब मजदूरी की तरफ बढ़ी, वो पुरानी पीढ़ी के मुकाबले ज़्यादा हमें निडर, समझदार और हक के लिए लड़ने वाली जो है वो दिखाई देती है। चौतरफा होने वाले शोषण को झेलते रहने के बावजूद होरी जैसे किसान विद्रोह नहीं करते, क्योंकि वह इसे अपना भाग्य मानकर जो है कर्म फल को दोष देकर संतुष्ट हो जाते हैं। असमानता की परंपरागत संस्कृति में ये जो है विश्वास करते हैं। तो ये जो होरी था, इस होरी जैसे पुराने ज़माने के किसान जो थे ये चारों तरफ से लूटने के बाद भी कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे, क्योंकि वो इसे अपने पिछले जन्मों का फल मानकर जो है स्वीकार कर लेते थे। वो सदियों से चली आ रही इस ऊंच नीच भेदभाव वाली जो सामाजिक सोच थी इसको सच मानते थे होरी जैसे किसान। शोषकों की शोषक प्रवृत्ति को समझकर भी उससे दबे रहने में ही जो है अपनी भलाई देखते हैं। उनके मन के विद्रोही भाव संगठित रूप जो है वो ग्रहण नहीं कर पाते।
प्रेमचंद द्वारा चित्रित किसान दो प्रकार की असमानताओं में भी जो है विश्वास करता है। एक है आर्थिक असमानता और दूसरी है जाति के आधार पर तय श्रेणीगत असमानता। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो किसान है वो जानते हैं कि सामने वाला उन्हें लूट रहा है, फिर भी वो अपने मालिकों के सामने दबे रहने और झुककर रहने में ही जो है अपनी भलाई समझते हैं। अगर उनके मन में कभी थोड़ा बहुत गुस्सा या बगावत आती भी है तो वो सब एक साथ मिलकर जो है वो खड़े नहीं हो पाते। तो प्रेमचंद ने ये भी दिखाया कि उस दौर का जो किसान था वो दो तरह के भेदभाव को सच मानता था। एक तो था गरीब अमीर का फर्क यानी कि आर्थिक भेदभाव, और दूसरा था जाति के नाम पर बनी जो ऊंच नीच थी यानी कि श्रेणीगत असमानता। तो उस समय का किसान इन दोनों ही भेदभावों को जो है सच मानता था। अतः दो प्रकार से विभाजित किसान शक्ति का एक साथ संगठित होकर आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर विद्रोह करना भारतीय समाज व्यवस्था में जो है संभव ही नहीं लगता, जब तक कि सामाजिक समानता पर आधारित शोषण विहीन समाज व्यवस्था यहाँ पर स्थापित नहीं होती। आर्थिक समानता और न्याय की कल्पना महज एक कल्पना मात्र ही जो है हो सकती है। यहाँ पे बताया गया कि पैसों और जाति के इन दो गुटों में बंधे होने के कारण क्या हुआ, किसानों का एक साथ मिलकर इस सामाजिक जुल्म के खिलाफ कोई भी बड़ा आंदोलन करना उस व्यवस्था में बिल्कुल ही नामुमकिन था। प्रेमचंद आखिर में साफ साफ कहते हैं कि जब तक समाज से जाति और वर्ग का ये जो भेदभाव है ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, तब तक गरीबों को बराबरी और सच्चा न्याय मिलना जो है ये केवल एक अधूरा सपना ही जो है रह जाएगा। तो इस तरह हमारा आज का ये जो टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी यूनिट के सारांश को। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।